You are all in for a big surprise this week. The guest speaker this week on my podcast on YouTube channel is none other than Manish Tumbare. Manish is a professional Indian classical musician and a popular name in the film industry. आपने उन्हें कई बार देखा होगा प्ले करते हुए Maharashtra's treasure instruments like tabla, ढोलक and ढोलकी in many TV shows like Z युवा का संगीत सम्राट and सरगम भी, जी मराठी का महफिल and वेरी फेमस स्टार प्रवाह का एक मराठी टीवी शो मी होनार सुपरस्टार, जिनके जजेस थे आदर्श शिंदे, मृणाल कुलकर्णी एंड राहुल देशपांडे। इस शो में एज अ गेस्ट दीपिका पडुकोन और मीका सिंह भी आए थे। मनीष कई बार इंटरनेशनल टूर पर ट्रैवल करते हैं वेयर ही इज टेकिंग आवर वेरी ओन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। वो कई बार हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ भी नजर आए हैं, जैसे कि पद्म भूषण उदित नारायण जी, राजेश रोशन जी, अनु मलिक, माधुरी दीक्षित, तौफीक कुरैशी जो कि ब्रदर है जाकिर हुसैन के, हु इज अ लेजेंड, साधना सरगम, सुदेश भोसले, बेला शिंदे, अवधूत गुप्ते एंड सो मेनी मोर। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि जब भी राइट पीपल के साथ आप कनेक्ट होते हैं वो हमेशा आपको राइट पाथ पर लेकर जाते हैं। सो हियर आई ऑल्सो हैव वन ग्रेट न्यूज फॉर यू विच यू शुड नॉट मिस। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मनीष बहुत जल्दी अपनी एक ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, दैट इज 5th of July, जहाँ पर वो बात करेंगे ढोलक एंड ढोलकी के बारे में। ये उनका पर्सनल वर्कशॉप है। ये ऐसा चांस है जो आप मिस नहीं कर सकते। यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम एंड दैट टू एट अ वेरी डिसेंट कॉस्ट। इन सारी चीजों की डिटेल्स मैं आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद मनीष एज वेल। सो चलिए मुझे ज्वाइन कीजिए टू हियर एन इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ म्यूजिशियंस जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया जा रहा है। Who knows, with मनीष एज अ गुरु शायद आप भी कल एक ग्रेट म्यूजिशियन हो सकते हैं। Having said that, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वेलकम मनीष टू माई पॉडकास्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल, और मैं प्लान करी हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उनसे बात करने के, जैसे कि बिगनिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनके इंस्पिरेशंस के बारे में, उनके एस्पिरेशंस के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे म्यूजिक के इस करियर को चूज किया, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की, उन्हें कितने साल लगे उसे मास्टर करने के लिए, अबाउट हिज पेरेंट्स सपोर्ट, हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की, उन्होंने कैसे अपने चैलेंजेस, अपने हर्डल्स को ओवरकम किया, हाउ ही मेड इट इन फिल्म इंडस्ट्री एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जब भी वो अपने नेशनल या इंटरनेशनल टूर पे होते हैं वो किन चीजों का ख्याल रखते हैं, उसकी प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, उनके फेवरेट आर्टिस्ट, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स, उनके एक्सपीरियंस इस फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ काम करने के, करियर गाइडेंस जो एस्पायरिंग या तो बिगनर लेवल के म्यूजिशियंस है उनके लिए, कोरोना के इस टफ लॉकडाउन टाइम्स में हाउ इज हिज प्रैक्टिस गोइंग ऑन, व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लानिंग्स, उनके अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। मैंने कहीं और पढ़ा भी था कि जब एक बच्चे के बारे में, उसके म्यूजिक टैलेंट के बारे में जानना हो तब उस बच्चे को एक म्यूजिक शॉप में लेकर जाना चाहिए जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स बिक रहे हो, और ये देखना होता है कि बच्चा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पिकअप करता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट वो पिकअप करता है वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए प्रोफिशिएंट होता है। नाउ इज दिस अ मिथ और इज दिस अ फैक्ट? चलिए जानते हैं मनीष से। सो गाइस, डू नॉट हेजिटेट टू शो योर लव एंड सपोर्ट by hitting like, share and comment. And in case if you are new to my channel, do not hesitate to subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that as soon as any of my videos are published, you will be notified for sure. Let's dive right in. Hi Manish, how are you? Hi, fine. आप कैसे हो? बस बढ़िया। और आपके घर में everyone how are they doing? All well. So Manish, I welcome you to my YouTube channel, to my podcast and to my world of audience. Thanks a Thank you lot so for much. accepting my invite and joining today.
आपको भी थैंक यू। नो नो वरीज एट ऑल। सो मनीष, अभी के लिए तो मैंने अपने ऑडियंस को आपके बारे में, आपके अमेजिंग क्रेडेंशियल्स के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है, बट आई वांट ओके। यू ऑल्सो टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ। मे बी शायद आपके चाइल्डहुड से लाइक आपके इंस्पिरेशंस क्या रहे, एस्पिरेशंस क्या रहे, आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट कैसे मिला, लाइक एनीथिंग टॉकिंग अबाउट यू, कि लाइक आपने कैसे चूज किया कि आपको एक म्यूजिशियन बनना है फ्यूचर में, आपने कैसे आपका एजुकेशन परस्यू किया, योर फर्स्ट ब्रेक इन द इंडस्ट्री, बिफोर या आफ्टर के कोई चैलेंजेस रहे, कोई हर्डल्स रहे, आपने कैसे उसे ओवरकम किया, आपकी जो जर्नी है, जो आप टूर्स करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स, कुछ उसके बारे में, एनीथिंग एनीथिंग दैट विल एक्चुअली गिव माय ऑडियंस अ फ्लेवर ऑफ योर लाइफ। ओके। एक्चुअली देखा जाए तो ये बचपन से ही थोड़ी मुझे इसके बारे में ज़्यादा लगाव थी कि पहले तो घर में मैं टेबल बजाना या कुछ प्लास्टिक के डिब्बे बजाओ, इधर उधर कुछ ना कुछ बजाते रहता था। और मेरे नेबर में एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो तभी तबला सीखता था। तो वो उसके गुरुजी जब वहाँ पे सिखाने के लिए आते थे तो मुझे भी, मैं वहाँ जाके बैठता था उसके साथ कि वो कैसे सिखाते हैं, वो कैसा रहता है, वो सब हाथ की पोजीशंस क्या रहती है, ये साउंड कैसे आता है, ये तभी बहुत सारी एक्साइटमेंट थी वहाँ पे। तो मम्मी ने मुझे देखा, ऑब्जर्व किया कि ये थोड़ा बहुत सीख सकता है कुछ ना कुछ, तो मम्मी ने भी उनके पास ही मुझे फिर भेज दिया सीखने के लिए। तो तभी मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो तब से तबला सीखना भी चालू हो गया। तभी मेरे पास तो तबला नहीं था क्योंकि थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन डैडी की नहीं थी तभी। तो मैंने 3rd एग्जाम तक मैंने ऐसे ही, जब भी क्लास में जाता था तभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट रहता था तबला, और घर पे आके मैं प्रैक्टिस करता था टेबल पे, या कोई भी चीज़ रहती है उस पर प्रैक्टिस करके मैंने 3 एग्जाम तक मैंने वो वैसे किया है वहाँ पे। और बाद में मेरे डैडी ने मुझे तबला लेके दिया कि नहीं, ये कुछ कर सकते हैं। तो वंडरफुल। तभी, हाँ, तभी से एक्चुअली फिर चालू हुआ तबला सीखना। तभी एक्चुअली क्या है ना कि बचपन में उस इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक का जो इम्पोर्टेंट रहता है वो तभी उतना मालूम नहीं था, और जो बैकग्राउंड रहता है, सराउंडिंग रहता है, वो इतना ये नहीं था कि मेरे यहाँ पे कि म्यूजिक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तक हो गया, सीखता रहा, मगर ये फाइनलाइज नहीं था कि करियर मुझे इसमें ही करना है। 10th स्टैंडर्ड के बाद, हाँ, कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे थोड़ा सा गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मैं, कार में स्पेशली। तो मुझे लगा कि मैं अभी ऑटोमोबाइलिंग का थोड़ा सा कोर्स वगैरह करूंगा या कुछ ऐसा, वो सोच में था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वो। फिर बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया, तभी नाइट कॉलेज करता था मैं। नाइट कॉलेज करके सुबह मॉर्निंग में जॉब करता था 1-2 जगह पे, क्योंकि आगे तो सीखना ही है, तबला सीखना था और बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी सीखने थे मुझे। तो घर पे भी एक्चुअली मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता था कि पैसों की वजह से, क्योंकि फीस तभी के लिए भी वो ज़्यादा ही थी। तो मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद खुद काम करके मैं खुद की फीस में खुद ही भर देता। और वैसे तबला मेरा 12th स्टैंडर्ड में मैंने विशारद कंप्लीट किया, मीन्स ग्रेजुएशन रहता है तबले में, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर मुझे लगा कि मुझे और भी थोड़ा एक ढोलकी का मुझे थोड़ा सा, तभी ये था कि यार ढोलकी आना चाहिए, मुझे भी आनी चाहिए ढोलकी बजाने को, कैसे बजाते। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि उसका साउंड मुझे अट्रैक्ट कर रहा था बहुत। तो मेरे दोस्त के पीछे लगा मैं, अरे मुझे भी ढोलकी सीखनी है, मुझे भी तेरे सर के पास लेके चलो। ये कुछ महीनों बाद वो मुझे लेके गए उनके पास, जामचंडीगढ़ करके गुरुजी। तो वहाँ पे गए और उधर मेरा ढोलकी का सब लेसन सब सीखना चालू हो गया। तो वहाँ पर मैं सीखता सीखता एक्चुअल मुझे पता चला कि रियाज क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस क्या कैसी होती है और कैसी करनी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट वही था कि मेरा ढोलकी सीखना। और ढोलकी सीखने के बाद मेरे एक्चुअली माइंड में और सब मुझ में भी इतना फर्क उसमें पड़ गया कि उसके प्रति जो देखने की जो ये थी कि म्यूजिक कितना वास्ट है, कितना इसमें देखने जाए तो बहुत सारा है कुछ करने के लिए, और हम लोग इतने साल में जो कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था। तो तभी से मेरा एक्चुअली चालू हो गया कि मेरा इतना सीरियस हो गया कि उसमें दिन में शाम को प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो तो 5-6 साल में उनके पास सीखा। उनके पास सीखने के बाद एक्चुअली
अर्जुन मंडल की मेरे एक्चुअली सर थे, वो लास्ट ईयर ऑफ हो गए कोरोना की वजह से, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया सब। उनके बाद एक्चुअली मैंने तो एक्चुअली राहुल रूपोदी करके है एक्चुअली, तो उनके पास मैंने कुछ महीने तक उनके पास ढोलक सीखा। और ढोलक सीखने के बाद एक्चुअली वो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उनको कभी टाइम मिलता था नहीं मिलता था, तो थोड़े से डेट क्लैश होने लगे थे ये वो। तभी एक्चुअली मेरे जिनके पास मैं ढोलकी सीखता था, तो मुझे वो तभी से मुझे वो अपने साथ लेके घूमते थे कि तू मेरे साथ चल, कि बाहर शोज कैसे रहते हैं या रिकॉर्डिंग्स में कैसे बजना चाहिए, ये सब टेक्निक्स कैसे रहती है, या गाने कैसे बायहार्ट करते हैं, या उनका नोटेशन कैसे लिखा जाता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली। मेरे राम चंडीगढ़ के गुरुजी है, उनके उनसे मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। You were at the right place with right people at the right यस, time. एक्चुअली तो उनके साथ यहाँ वहाँ जाता था, मैं सीटिंग्स में जाता था, रिकॉर्डिंग्स के एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता था उनके साथ। बहुत सारे फिल्मों में बजाए हैं, एल्बम्स में बजाए हैं, तो मुझे तभी बहुत सारी चीजें उनके उनके साथ मुझे सीखने को मिली कि वो कैसे बजाते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं बजाने के वक्त, क्या बैलेंस रहता है उनका साउंड हाथ का, कैसे साउंड निकलता है उनसे। तो ये जो टेक्निकली चीजें है उनसे ही मुझे ज्यादा तो सीखने को मिली है। और रियाज के बारे में तो बहुत ही, आप बिलीव नहीं कर सकते उतना मैंने उनके पास से सीखा है एक्चुअली। और भी सीखना चाहता था मगर नहीं सीख पाया उनके पास। तो अभी अभी मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली, माधव पवार करके मेरे दूसरे गुरुजी है, जिन्होंने बोले रे पपी हरा उनका फर्स्ट बजा हुआ सॉन्ग Okay. तभी। हाँ Okay. हाँ, तो अभी मैं उनके पास और उन्होंने अभी तक बहुत सारे गाने बजाए हैं इंडस्ट्री में, भूल भुलैया में बजाया है, ये अभी बहुत बहुत सारे फिल्मों में उन्हें तबला ढोलक पखावत सब बजाया है। तो अभी उनके Okay. पास ट्रेनिंग चालू है फिलहाल, उनके पास सीख रहा हूँ ढोलक तबला। तो वैसे जर्नी अभी चालू है सीखने की। एक्चुअली म्यूजिक कैसा है कि म्यूजिक में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप सीखना स्टॉप करते हो तो आपकी सोच वहीं पे रुक जाती है। म्यूजिक Right. एक लाइक कैसा है कि वो समंदर है, समंदर आप जितना भी नीचे जाओ उतना उसकी जो गहराई है वो समझ में नहीं आती आपको। वैसे ही म्यूजिक है, म्यूजिक आप जितना सीखते जाओगे उतना ही आपके वो जो नॉलेज है आपका उसमें आपकी बढ़ती जाती है, उसका कुछ एंड नहीं है। और एक्चुअली वो सब सीखते सीखते अभी कॉन्टेक्ट्स हो गए, तब छोटे मोटे शोज बजाता था मैं मराठी में, मराठी से स्टार्ट किया तो हो गए, तभी बाद में थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट हुआ, हिंदी के शोज में करता था। तभी कुछ लोगों ने मुझे अलका जी के पास, अलका याग्निक जी के पास उनके बैंड में लेके गए 2005 से। Wow. तो हाँ, तो मेरा एक्चुअली उनके पास गया तो मेरा फर्स्ट टूर उनसे ही स्टार्ट हुआ। इंडोनेशिया मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, तो वहां से फर्स्ट टूर हो गया, उसके बाद यूएस चालू हो गया। फिर बाद में हर साल 2-3 कंट्रीज तो घूमना तो रहता थे हमारा, क्योंकि इतने शोज रहते थे कि अलका जी के रहते थे, फिर बाद में उदित जी के साथ जॉइंट हो गया, उदित नारायण जी के साथ। तो फिर बाद में कुमार सानू के जी के साथ, उनके साथ भी बजाए कुछ शोज। तो अब तक लगभग 23 कंट्रीज में घूम चुका हूँ सबके साथ। हाँ, तो एक्चुअली बहुत यहाँ पर प्रोग्राम करना और बाहर प्रोग्राम करना बहुत उसमें चैलेंजिंग तो है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आप जाते हो। मगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इतने घंटे का ट्रैवल करने के बाद आप डायरेक्ट स्टेज पे जाते हो परफॉर्म करने, Oh. तो आप मेंटली फिजिकली इतने आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है कि नहीं, अभी हम लोग स्टेज पे पहुंचे तो कैसे भी करके हमको शो बजाना है और शो हिट करना है। वो Absolutely. माइंड में, हाँ, वो माइंड में रहता ही है। और एक्चुअली वो स्टेज पर क्या है, एक्चुअली वो सरस्वती है, नटराज है वो। अगर आप उस पर एक बार सवार हो गए तो वो शक्ति देता ही है एक्चुअली। वो कुछ बोलने की बात नहीं है, आप कितने भी थके हुए हो, बीमार हो, कुछ भी हो। Well said, well said. Yes. So मनीष, अह, एक्चुअली आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। स्पेशली मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जहाँ पर लाइक आपको वो कहते हैं ना, वो एक पैशन था तबला सीखने का, एंड इंस्पाइट ऑफ सर्टन रीजन जो आप नहीं, आपके पास तबला नहीं था, फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट यही चीज मैं अपने व्यूअर्स को भी बतानी चाहूंगी कि आपको किसी चीज का अगर पैशन है, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं, तो वो जो टूल्स होते हैं या वो ऐसी पर्टिकुलर चीजें होती है, उनका आपके पास रहना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस इज द की आउट ओवर हियर, एंड जितनी आप actually, प्रैक्टिस करोगे, आप डेफिनेटली आपके जो पैशन है उसे भी फॉलो कर पाओगे। एंड आई कैन सी मनीष दैट यू वर एक्चुअली एबल टू अचीव योर ड्रीम। आपके काफी चैलेंजेस, काफी हर्डल्स जो अभी मैंने सुने,
इससे मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव रियली हैड, ऐसा बोलते हैं ना, एक स्मूथ जर्नी नहीं रही है आपके, काफी अप डाउन्स रहे हैं, बट यू हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग मनीष एक्चुअली. थँक मग यू सो मराठी मच. में कहते ना की बाळाचे ते पाय असतात ते पाळण्यातच दिसतात. हो, पाळण्यात दिसतात ॲक्चुअली. तसं तुमच्या पाळण्यातच दिसलेले हो. की दॅट यू आर ॲक्चुअली गोइंग टू काय बी अ माहिती आहे, ग्रेट की म्युझिशियन. हां, ॲक्चुअली माझ्या म्युझिक आलं हे माझ्या आईकडून आलंय. म्हणजे माझं ओह सॉरी अच्छा. हां. सो योर मदर इज ये ऑल्सो मेरे आया गिफ्टेड म्यूजिशियन ऐसे. एक्चुअली मदर मेरी गाती थी और थोड़ा-फार हारमोनियम प्ले करती थी। मगर मेरे वंडरफुल. जो मामा है वो क्लासिकल सिंगर थे एक्चुअली दोनों भी। एक क्लासिकल सिंगर था और एक हारमोनियम प्लेयर था। तो जो आया है मुझे गिफ्ट वो उनकी उन्हीं के पास से है एक्चुअली। यू आर ब्लेस्ड मनीष विद इट, आई हैव टू से दैट. तो अभी इससे ना मनीष मुझे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है. मैंने मतलब कुछ 2-3 साल पहले, क्योंकि मुझे भी जरा ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मेरा बेटा भी जरा थोड़ा सा म्यूजिकली हुँ, इंक्लाइंड हो. आई डू नॉट नो कि उसको कितना इंटरेस्ट है कि नहीं, पर उस चीज के ऊपर मैं एक बार रीड कर रही थी और आई हैपन टू कम अक्रॉस वन आर्टिकल जहां पर ऐसा लिखा था कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपका जो बच्चा होता है वो एग्जैक्टली कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा, तो उसे हुँ, एक म्यूजिक शॉप जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स बिक रहे हो वहां पर ले जाना है और उनको कुछ नहीं कहना है. यू जस्ट हैव टू लीव हुँ, दोज किड्स इनसाइड. और कहते हैं कि राइट, मतलब इट इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि बच्चा जो इंस्ट्रूमेंट उठाता है और कहता है कि मुझे यही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, समहाउ दियर माइंड दियर ब्रेन इज ट्यून्ड वही इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए. हाउ ट्रू डू यू थिंक दिस राइट। इज? एक्चुअली आपने सही बात कही है। बच्चों का कैसे रहता है, अगर उनको देखो अभी मैं रिदमिस्ट हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर रिदम रिदम सेशन में जो जो बच्चों के इंटरेस्ट रहता है, वो क्या करते हैं, वो हाथ पे ऐसा कुछ पैर में बजाते रहते हैं या किधर भी टक टुक 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 करते रहते हैं। तो वो समझना चाहिए कि इनको रिदम का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है इनको, या कोई सिंगिंग में रहते हैं, या कोई अभी देखो अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो गिटार है, कीबोर्ड्स है। तो कुछ बच्चे वो कीबोर्ड में एक्चुअली अभी क्या मेलोडी इंस्ट्रूमेंट आप पहचान नहीं सकते, वो जो कैसे लाइक करते हैं वो मेलोडी इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए आपको ये म्यूजिक शॉप ही दी बेस्ट ऑप्शन है एक्चुअली देखा जाए तो। राइट. और एक्चुअली क्या है, 4, 5, 6 साल बच्चों के जो एज रहता है, उनमें बच्चों जो रहते हैं वो एक्चुअली उनका ग्रास्पिंग पावर रहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा रहता है एक्चुअली देखा जाए तो। राइट. तभी आप जो जो फील्ड में जो उनको चाहते हो, वो अगर उनको आपने वहां पे शिफ्ट किया तो वो 101% वो पिकअप करेंगे ही करेंगे, और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा उसमें। आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई मनीष. हम्म। आज के पॉडकास्ट के बाद मैं अपने बेटे को पकड़ूंगी और उससे पूछने वाली, बता किस में इंटरेस्ट है. That's a wonderful information, Manish. Thanks for sharing that. So, Manish, आते हैं वापस आपके ऊपर, like about your personal life जी जी। ऐसे. So, what is it about music that you feel so much passionate about? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने म्यूजिक के अलावा बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की थी पहले। जॉब भी किए है बहुत सारे, अलग अलग तरह के जॉब किए म्यूजिक के बगैर। और क्योंकि पहले तो एक्चुअली 2005 से पहले मेरे घर से भी इतनी परमिशन नहीं थी मुझे कि म्यूजिक ही करियर करके चुनो। मम्मी और डैडी दोनों बोलते थे, या चाचा बोलते थे कि नहीं, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक थोड़ी ना तुम्हें लास्ट एंड तक सब संभालने को होगा सब। तो बोलते थे कुछ ना कुछ जॉब कर लो, ये साइड में रख दो। मुझे तभी प्रैक्टिस करने नहीं देते थे कभी कभी, तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते थे। जब से मैंने एक्चुअली 2005 में मेरे यूएस टूर मैंने फर्स्ट किया, तब से मेरे घर वाले ये बारे में मुझे बोलना बंद हो गए कि तू जॉब कर। Okay. चलो ये अच्छा हुआ. एक्चुअली और मैंने भी अभी देखो अभी जो, और ये मेरे एक्चुअली ब्लड में है, वो म्यूजिक के अलावा मैं दूसरा कुछ काम करना सोच भी नहीं सकता हूँ एक्चुअली देखा जाए तो। वो मुझे रहते ही नहीं एक्चुअली, वो इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाऊं या उसके बारे में नहीं सोचूं तो वो मैं सही नहीं कर सकता। So, मनीष, जब आपने सोचा कि लाइक अभी म्यूजिक में करियर आपको बनाना है, तो उस वक्त आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की? देखो अगर क्या है ना कि जब जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी एक्चुअली क्या कि फाइनेंशियली का इतना ये नहीं था कि इतने पैसे कमा के घर पे लाओ या ये करो वो करो। और तभी ऐसा भी नहीं था कि माइंड में ये इसमें कुछ कमाने के लिए मैं सीखता भी नहीं था। तभी मेरा पैशन था कि मुझे सीखना ही है, सिर्फ सीखने के बाद अगर मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा तब मुझे अपने आप काम आ जाएगा इसमें।
राइट। मुझे लोग बुलाएंगे काम करने के लिए और मुझे पैसे भी देंगे उसके। अगर मैं करेक्ट। तभी उस कैपेबली अगर मैं नहीं बन सका उसका, अगर मुझे उतना आता ही नहीं बजाने को, तो मुझे कौन बोलेगा या मुझे कौन काम देगा? ये एक बेसिक फंडा था एक्चुअली। और ये मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत उसके बारे में बहुत नॉलेज दिया था और सिखाया था भी कि काबिल बनो तो अपने आप आपको आएगा ही काम। उसका काम के बारे में आप फिक्र मत करो, पैसे के बारे में। तो ऐसे एक्चुअली मैंने भी वही सोचा और मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दिया तभी, और अपने आप काम मिलते गया। और थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है हर चीज में, तो उसके सिवा तो कुछ नहीं मिलता। आज भी स्ट्रगल चालू है, मगर ऐसा कुछ नहीं कि दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मतलब ये वो तो क्या, लाइफ है तो ये सारी चीजें तो हाँ, होनी ही है। चीजें तो होती है। So was this the best piece of advice that was given to you? जो आपके गुरुजी ने आपको दिया, was this the best piece of advice? या किसी और ने भी आपको कुछ और ऐसी एडवाइस दी है जो अभी भी मतलब आपके जहन में है, आपको बार बार वो चीज याद दिलाती है? हाँ एक्चुअली देखा जाए तो मेरे गुरुजनों ने, यार मेरे सीनियर मेरे दोस्त थे, मेरे म्यूजिक फील्ड के सब, तो उनके पास से यही सीखने को मिला कि आप म्यूजिक को एक कमाने का साधन मत मानो इसको, या उससे कुछ आपको मिलेगा इसके लिए आप म्यूजिक कर रहे हो, तो ये गलत बात है। अगर देखा जाए तो आप यो सरस्वती की पूजा कर रहे हो, म्यूजिक मीन्स वो है, तो उसको अगर ये आपको प्रसन्न हो गई तो आपको 101% ब्लेसिंग मिलेंगे, और उसके बाद में आपको पैसा भी, उसका शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगी। तो ये बात मेरे जहन में तो पहले बचपन से ही थी, जब से सीख रहा हूँ वैसे, कॉलेज में जब था तब से थोड़ा समझने को आया, समझ पाए हो ये सब चीजों को मैं, तो तब से। और देखा है मैंने मेरे गुरुजनों को, और भूखे पेट वो लोग रियाज करते थे 8-8 घंटा। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि हम लोग तो अभी, स्पेशली मैं भी उतना नहीं कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो उनके टाइम में तो देखा जाए तो एक रोटी खाना, उसके एक रोटी पर वो 8-8 घंटा रियाज करते थे भूखे पेट। तो उन्होंने बहुत सारे में, हम लोग को तो घर है, अच्छा सब रहने के लिए है, 2 वक्त का मिल रहा है, तो हम लोग रियाज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। तो तभी से मेरे ध्यान में था कि नहीं यार, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, उसके सिवा कुछ दूसरा मोटो ही नहीं है लाइफ में। राइट। इस आपकी इसी बात के ऊपर एक ऑडियंस का क्वेश्चन आया है कि अभी अच्छा। आपको, अभी जैसे कि आपको आपके जो स्किल्स है, जो म्यूजिशियन के जो स्किल सेट्स होते हैं, उसे आपको शार्पन करते रहना है कंटिन्यूअसली, तो उसे यस। आप कैसे मेंटेन करते हो? आप कितना फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करते हो? इज देयर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट यू डू, या कुछ डाइट आप मेंटेन करते हो? ऐसी कौन सी चीज आप रेगुलरली फॉलो करते हो? देखो, अगर फिजिकल आप फिट रहोगे, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है कि ये, उसको हमारे भाषा में चर्म वाद्य बोलते हैं, ये चमड़े का बना हुआ रहता है। अगर आपको इस पर स्टैमिना भी लगता है और लगन भी लगती है रियाज के लिए। अगर रियाज 4-4 घंटा 5-5 घंटा आपको करना है, तो आपका स्टैमिना भी उतना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा हेल्दी फूड तो चाहिए ही चाहिए। खाने में अपने जितना अच्छा आप खा सकते हो उतना आप खा लो, थोड़ा सा तबियत बना लो, और ये तो एक्चुअली करना ही चाहिए देखा जाए तो, तभी तो आपका स्टैमिना टिक पाएगा। अगर ये रियाज ऐसी चीज है कि देखा जाए तो, देखो आप अभी स्टार्टिंग में 5 मिनट जब भी करोगे ना, 5 मिनट भी आप नहीं टिक सकते हो देखा जाए तो। एक लेसन आप अगर लेसन आपको लेके बैठे हो, तो 1 मिनट 2 मिनट के ऊपर जो हमारे, हम लोग बोलते हैं कि हमारे लैंग्वेज में टेम्पो रहता है, मीन्स तर वो क्या है कि हम लोग में एक्चुअली, हमारे लैंग्वेज में देखा जाए तो हम लोग स्पीड को या मेट्रोनम बोलते हैं हम लोग। मेट्रोनम मीन्स एक क्लिक रहती है स्पीड की, टक टिक टिक टिक, वो ऐसे बजती है। वो हम लोग जिस स्पीड में आप सेट करना चाहते हो, वो स्पीड में आप सेट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जैसे वो लहरा रहता है हारमोनियम का, सारंगी का नगमा बोलते हैं उसको, वैसे ये क्लिक रहती है। तो उसमें अगर बेसिक आप जब सीखते हो, जब भी आप बिगिनिंग लेवल पे सीख रहे हो, तो कम टेम्पो में कम स्पीड में उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और वो लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 बार बजाया और स्टॉप कर दिया, नहीं, ये गलत बात है। उसका कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का एक, हाँ, ये सब सेट करके आपको बजाना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपके हाथ की तैरे होती है, जो निकास होना चाहिए वो निकलता है, साउंड प्रोग्रेशन उसमें होता है। उसमें ये सब बातें हैं एक्चुअली रियाज की, बेसिक लेवल की एक्चुअली देखा जाए। तो मनीष, आपके फर्स्ट ब्रेक के बारे में आप बता सकते हैं? जैसे कि आपने काफी सारे शोज किए, महफिल हो गया, जी मी जी। होनार सुपरस्टार, तो आपका फर्स्ट ब्रेक कौन सा था? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके फर्स्ट ब्रेक में इन सारे टीवी शोज में? कैन यू टॉक मोर अबाउट इट? यस, मैं एक्चुअली स्टार्ट करना चाहूंगा मेरे रिकॉर्डिंग के ब्रेक के बारे में। मैं तभी था, मेरा 12 हो चुका था, FY फर्स्ट ईयर में था। हाँ, तो दैट्स नाइस। हाँ, तो मुझे एक्चुअली मेरे रविंद्र शिंदे करके एक बहुत अच्छे सिंगर है एक्चुअली देखा जाए तो, आपको याद रहेगा, मेरी आवाज सुनो करके एक
रियलिटी शो था, यस हाँ उसके यस मेगा फाइनल विनर थे। तो उनका एक प्रोजेक्ट था, हम लोग ने 260 गाने 260 सॉन्ग्स हमको तैयार करने थे। तभी वो करोके ट्रैक्स का काम था एक्चुअली। वो 2 महीने में 260 सॉन्ग्स हम लोग को रेडी करने थे। तो तभी उन्होंने मुझे कहा कि तू भी चल मेरे साथ, रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग वहाँ पे स्टूडियो में अंधेरी में। तभी मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मुझे मालूम नहीं रिकॉर्डिंग कैसे बजानी चाहिए, क्या है वो। तभी मेरे साथ और 2 बंदे और थे बजाने के लिए, मैं उनको जानता नहीं था मगर मेरे सीनियर थे वो। अभी देखो ये कैसा रहता है कि, सॉरी मैं आपका सब्जेक्ट के थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, कैसा रहता है कि मुझे वहां पे मैं गया, मगर उन्होंने कहा अभी ये मनीष है, ये भी आपके साथ बजाएगा रिकॉर्डिंग्स में। तो उन्होंने बोला ठीक है, मगर उन्होंने जाके बोला रवि जी को हम दोनों काफी है, तीसरे की कुछ जरूरत नहीं है। तभी मुझे सुना, अरे मैं थोड़ा नर्वस हो गया तभी यार, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बजाना चाहता हूँ। मगर उन्होंने मुझे, मैं फिर भी जाता रहा, हर रोज मैं अंदर जाता था, हर रोज वहां पे जाके बैठता था, कुछ नहीं करता था काम, सिर्फ उन लोग को ऑब्जर्व करता था, वो कैसे बजाते हैं, टेक कैसे होता है, या थोड़ा सा टेक्निकली क्या उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, वो कैसे नोटिशंस निकलते हैं, ये सब बारीकियां मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता रहा 2 हफ्ते तक। मैं ऐसे ही मेरा रोज का काम वही था, जाके बैठता था, मैं कभी हार नहीं मानी वहाँ पे। और मैं कभी पहले नर्वस हो गया था, मगर वैसा कुछ नहीं कि अभी कोई भी नर्वस हो सकता है कि आप जा रहे हो मगर आपको कुछ वो काम नहीं करने को दे रहे हैं वो लोग। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो रवि जी बोले, खुद बोले मनीष तबला निकाल और तू बैठ अभी, चल ये गाने में तू भी बजाएगा। तो तब से एक्चुअली मैं मेरा बड़ापन नहीं कर रहा हूँ सॉरी, मगर रिकॉर्डिस्ट को उन दोनों के अलावा मेरा साउंड अच्छा लगा तबले का, और उन्होंने कहा अरे ये भी उनके साथ अभी कंटिन्यू करेगा, ये ये इसको खाली वो इतने दिन क्योंकि बिठा के रखा था इसको तो अभी तब से मैंने, अभी वो 2 बंदे तो कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए फिर अभी राइट 2 महीने मैंने वैसे भी काम करके किया उनके साथ। फिर हंसी मजाक में हम लोग ने बहुत सारे गाने बजाए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए एक्चुअली रिकॉर्डिंग का, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद शोज का तो चलता रहता था, नॉर्मल शोज करता था। तभी एक्चुअली रियलिटी शोज मैंने संगीत सम्राट करके, संगीत सम्राट के पहले सरगम किया था, जी युवा का, अवधूत गुप्ते के सिंगर्स है उनके साथ किया था, और 2-3 सिंगर्स है उनके साथ कुछ एपिसोड मैंने उसमें प्ले किया था। तो वो तो मेरा शॉर्ट टर्म एक्चुअली शूट का एक्सपीरियंस था, मगर संगीत सम्राट जो मेरा फर्स्ट सीजन था वो 2 महीने का शूट था मेरा। तो हाँ, वो ब्रेक मुझे दिया है अविनाश चंद्रचूड़ करके, म्यूजिक डायरेक्टर है, अविनाश और विश्वजीत, मुंबई पुणे मुंबई उनकी फर्स्ट मूवी थी, अच्छी एक्चुअली देखा जाए तो राइट सुपर हिट मूवी थी। हाँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे फर्स्ट ब्रेक दिया कि मनीष हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे करके, कि अभी तू भी इस बैंड का एक हिस्सा हो। तो तभी इतना इतना टाइम शेड्यूल का शूट करना, अगर देखा जाए तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे होता है शूट। हम लोग जब शोज करते हैं तो टेक्निकली देखा जाए तो क्या है, हमारे सामने एक स्पीकर रहता है, मॉनिटर रहते हैं, हम लोग उसको मॉनिटर कहते हैं कि हमने जो बजाया हुआ है वो हमको वही से ही सुनाई देगी, इसलिए वो मॉनिटर रहते हैं, सामने स्पीकर रहता है। तो अभी वहां पे क्या था कि वो मॉनिटर जैसा अगर कुछ नहीं था, तुम लोग को देते हैं हेडफोन्स में इन ईयर्स देते हैं तुम लोग को, कि वही आपने जो बजा हुआ है वो आपको खुद ही सुन सकते हैं आप, और बाकी के बैंड मेंबर्स का भी आपको सुनाई देगा और सिंगर का भी सुनाई देगा। तो तभी वो एक्चुअली सब टेक्निक्स को मैं थोड़ा यूज तो नहीं था, तो थोड़ा सा ये होता था कि यार बजाने के वक्त थोड़ा सा नर्वस हो जाता था कभी कभी, और थोड़ा टेंशन भी रहता था, इतने सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग को बजाना है, ये परफॉर्म करना है, कुछ गलत हमसे कुछ गलती ना हो, ये तो बड़ी बात रहती है कि स्टार्ट राइट टू एंड थोड़ा सा परफेक्ट बजना चाहिए। तो कैसे वैसे करके हो गया वो फर्स्ट सीजन, मगर सेकंड सीजन के लिए मैंने बहुत सारी तैयारी की कि वो एक्चुअल साउंड कैसे चाहिए वहां पे, देखा जाए तो शूट के लिए आपको टेक्निकली कितना इम्प्रूव होना है, और ये सब बारकाइयां जो है, जो टेक्निकली जो बोलते हैं। फिर मुझे इनियर्स का भी मैंने थोड़ा सा, फिर मुझे आदत हो गई उसकी कि मैं यूज हो गया उसको, कि नहीं यार वो कुछ नॉर्मल है, वो अभी इसके लिए अभी कुछ नहीं लगता कि कोई भी शूट हो यार, किसी के साथ बजाना हो तो फ्री माइंड में बजा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया मनीष, क्योंकि हम लोग अभी जैसे कि एज अ व्यूअर अगर मैं टीवी कोई शो देख रही हूँ तो आई कैन सी कि एक साइड में म्यूजिशियन मतलब अपने कंटिन्यू प्ले करते रहते हैं, पर ये जी। नहीं पता होता है कि वो लोग एक्चुअली कैसे कर रहे हैं, मतलब उनका हम्म। ऑपरेट करने का स्टाइल क्या है, कौन सी चीजें वो अपने साथ रखते हैं। सो व्हाट यू एक्चुअली हम्म। टोल्ड मी इज लाइक समथिंग रियली न्यू फॉर मी, एंड मेरे व्यूवर्स के लिए भी एक काफी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, एनरिचिंग यस। होगी ये इनके लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दैट मनीष। शूट में, हाँ शूट में कैसा रहता है कि अगर जब ऑडिशंस राउंड रहते हैं, तो ऑडिशंस राउंड में आपको 150 160 इतने सारे कंटेस्टेंट रहते हैं वहां पे, और ओह वो एक दिन में आपको बजना पड़ता है इतने सारे सॉन्ग्स, ओके और विदाउट
एनी फॉल्ट। राइट, तो राइट, आपको अभी आपको लगता है कि कॉमन मैन को क्या लगता है, अरे यार मस्त बजा रहे, इनका सब अच्छा हो रहा है, ये सब इजीली बजाते हैं, ये लोग सब ये करते हैं, मगर उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है। हम लोग को राइट, इतना वहाँ पे पेशेंस रख के काम करना पड़ता है कि थोड़ा एग्रेसिव भी हो, मगर वो दिखाना नहीं है देखा जाए तो। कितने भी आप थके हुए हो, मगर वो करेक्ट, आपको प्लेइंग में दिखाना नहीं है कि आप थके हुए हो। ये ओके। सारी बहुत सारी चीजें रहती है, मगर ये बिहाइंड द सीन आपको किसी को एक्चुअली मालूम नहीं रहता है कि कैसे शूट होता है और कितना हेक्टिक रहता है वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, एक्चुअली ये फिजिकली काफी चैलेंजिंग रोल है जो मतलब आप जो बता रहे हैं, और आपकी बात सुन के ऐसा एक चीज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रोबेबली परसिस्टेंस ये आपकी शायद एक स्ट्रेंथ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस यस, एक्चुअली स्ट्रेंथ तो है ही, मगर क्या है ना कि अगर आप ये मेरा फील्ड मैंने चूज किया हुआ है, म्यूजिक मेरा पैशन है बराबर, तो राइट, उसमें अभी कितने भी प्रॉब्लम्स हो जाने दो यार, कितनी देर भी मुझे बजाना है, कितने घंटे भी मुझे बजाना है, मैं बजा लूंगा। ये मेरे माइंड में मैंने सेट किया हुआ रहता है, तभी आपको सब चीजें आसान हो जाती है, आप आराम से काम कर सकते हो वहाँ पे। सो आपको क्या लगता है कि लाइक अभी आप एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल म्यूजिशियन हो, डू यू थिंक कि परसिस्टेंस ये इकलौता आपका स्ट्रेंथ है या आपके और भी कोई स्ट्रेंथ है जिन्होंने आपको हेल्प किया है इस मुकाम पर पहुंचने तक? जी, अभी ये देखने जाए तो कैसे है कि कोई आपको घर पे तो आप बैठे हो और आपको कोई बुलाएगा नहीं बजाने के लिए। इसमें अभी क्या है, फिलहाल तो क्या है कि आपके जितने कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो, आपका ब्रैकेट कैसा है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो ब्रैकेट आपके साथ कैसा है, उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे है, या आपको कोई अगर आप जिधर शो के लिए जा रहे हो वहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे म्यूजिक लवर्स रहते हैं, म्यूजिक जानकार लोग रहते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई आपको देखते रहता है, आपको सुनते रहता है, तो उसमें से ही आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। एक करेक्ट, शो में से दूसरे शो से में से, या एक रिकॉर्डिंग में से दूसरे रिकॉर्डिंग में, तो देखा जाए तो। और कैसे कि मुझे एक्चुअली अलका जी के ग्रुप में फर्स्ट मुझे एक्चुअली मेरा दोस्त ही लेके गया था, दिनेश राइट, करके मेरा फ्रेंड है, वो वहाँ पे एक्चुअली प्ले करता था ड्रम्स, तो मुझे बोला बोला कि अरे तू भी मेरे साथ चल, मैं तेरा इंट्रोड्यूस वहाँ पे कर देता हूँ, बाकी का सब संभालना है वो तुझे संभालना है। वो अगर एक्चुअली कैसे है कि आपको कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करता ही है, आपके अगर आप कैपेबल हो तो, मगर आप वहां पे इंट्रोड्यूस होने के बाद आपकी वो बाकी सब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वहां पे कितना प्रूव करना है खुद को, या वो काम आपको कैसे संभाल के रखना है, या आगे भी आपको कैसे उसमें से बढ़ना है, ये आप पर निर्भर है, बाकी कुछ नहीं है। राइट। सो मनीषा, हम्म। अभी ये थी आपके अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ जिस जो मतलब आपके लिए शायद एक वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा या तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा? ऐसा कोई हुआ आपके साथ कभी? लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मैंने अभी लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टॉपिक में कि रिकॉर्डिंग के लिए अभी क्या है ना कि अभी के बच्चों में अगर देखने जाए ना तो पेशेंस बहुत कम है। ये एक्चुअली बैड थिंग है, मगर ये ट्रू है, एक्चुअली सच बात है कि पेशेंस आजकल के बच्चों में बहुत कम है। एक बार किसी ने अभी आपको बोल दिया यार, अरे नहीं यार तू नहीं बह सकता, आप मत आओ, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो वहां पे जाना छोड़ देते हैं। एक्चुअली वो लगन जो रहती है, जो कंसिस्टेंसी रहती है, वो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे राइट, वहां पे अगर बोला उन लोगों ने कि आप मत बजाओ, हम लोग दोनों बजा बजा सकते हैं, तो तभी अगर मैंने सोचा होता है यार, मुझे अगर मैंने तभी एटीट्यूड दिखाया होता कि अरे ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मगर वैसे मैंने नहीं किया, मुझे बुरा लगा, मैं थोड़ा डिप्रेस भी हो गया, मगर मैं कंसिस्टेंटली वहां पे जाता रहा। ये एक्चुअली देखा जाए तो हर फील्ड में वैसा ही रहता है एक्चुअली, आपको पहले पहले थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है, मगर आप वहां से कैसे रास्ता निकलते हैं वो आपके ऊपर है। सो आपने इन शॉर्ट आपका जो ईगो था या जो एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं उससे आपने साइड में रख दिया था। यू फोकस्ड ओनली जी ऑन योर गोल। जी, परफेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष। तो मनीष, चलिए और बात करते हैं आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल शोज के बारे में। अब जैसे कि मैंने देखा कि आप कई बार शोज मतलब पुणे में भी आपने कई बार किया है। अभी तक आपका कौन सा फेवरेट वेन्यू रहा है जहां पर आपने नेशनल या इंटरनेशनल शोज किए? कुछ आप आपके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल अहेड? किसी चीज का आपको ध्यान रखना होता है? हाँ, एक्चुअली पूना में तो बहुत शोज किए हैं, मराठी शोज पूना में बहुत होते हैं। दगड़ूशेठ हलवाई जी आपको हाँ, मालूम ही है हाँ। कि उनका जो गणेश उत्सव का जो रहता है महोत्सव, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोगों के साथ शोज करने के मौका मिला है वहाँ पे। और ओके, पुणे के, हाँ पुणे के थिएटर्स में तो हर थिएटर में शोज किया हुआ है मैंने अब तक पुणे में। ओके। हाँ तो पुणे में पुणे एक्चुअली तसंही फेवरेट प्लेस म्हणजे आहे पुणे, माहेर हा घरच बोलतात. एज्युकेशनचं माहेर घरच माहेर बोलतात घरच हो, आहे. आणि कलेचंही बघायला गेलं तर कलेचं. बरोबर, बरोबर. हो। आणि और देखा जाए तो तभी शोज करते वक्त पहले मराठी शोज होते थे ज्यादा, तो
महाराष्ट्र बहुत घूम चुका हूँ मैं, पूरा महाराष्ट्र हो गया है अब तक घूम के। फिर बाद में हिंदी शोज में जैसे शिफ्ट हो गया, तो हिंदी शोज दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, राजस्थान हो गया, या नीचे गोवा, कर्नाटक, केरला, तो वहां पर रेगुलरली जाना होता ही है। अभी कलकत्ता तो हम लोग लास्ट टू लास्ट ईयर तो एक महीने में हम लोग 11 बार कलकत्ता गए थे। ओके। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे रहता है कि अभी इंडिया तो बहुत बहुत ही एक्चुअली बहुत घूम चुका हूँ इंडिया, एक्चुअली देखा जाए तो। और इंडिया के बाहर तो अब तक 23 कंट्रीज हो गई है। उसमें से आपका फेवरेट कौन सा रहा है फिर? यूएस तो मेरा 10 बार हो चुका है, यूएस। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस। यस, एक्चुअली मुझे पसंद आया, अगर देखने जाए तो देखने के लिए पसंद आया मुझे मॉस्को, रशिया। ओके। हाँ, और न्यूजीलैंड भी बहुत खूबसूरत है। ओके। हाँ। और यूएस तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो आप आपके अपने आप को इमेजिन करते हो कि आप यूएस में किसी टाइम सेटल होंगे? एक्चुअली मुझे जस्ट बहुत क्वेश्चन। बहुत जनों ने बोला भी था, यहाँ पे आओ, सेटल हो जाओ, यहाँ पे हम लोग करते ग्रीन कार्ड का, मगर थोड़ी इंडिया को छोड़ नहीं सकते। ओह हाउ स्वीट। हम्म। सो मनीष, आपने एक्चुअली जो इंडिया को है, लाइक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, वो यहाँ से आप यहाँ पर लेकर आए हो, आपने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उसे रिप्रेजेंट किया है। आपको कैसा फील होता है इस चीज को लेकर? व्हाट इज योर एग्जैक्ट फीलिंग जब आपने स्पेशली जब फर्स्ट टाइम किया था? आपको कैसा फील हुआ था उस वक्त, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। जी जी, आप जब जाते हो ना बाहर, किसी भी कंट्री में आप चूज करने के लिए जाते हो, तब ऐसा रहता है कि आपको तो ये मीन्स ऐसा स्वाभिमान रहता है ना, जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, या कुछ हम लोग, अरे इंडिया से हम लोग रिप्रेजेंट कर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आके, और इतने बड़े अच्छे सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ हम लोग आए हैं, तो एक वो खुशी तो रहती है, और उसके साथ एक प्रेशर भी रहता है माइंड में कि हमें यहाँ आके कुछ 100% ही काम करना है, काम में कुछ यहाँ वहाँ होना नहीं चाहिए, वो तो एक्चुअली रहता है। और कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि सब लोग आके ऑडियंस में से आके मिलते हैं हमारे साथ, सेल्फीज फोटोज वगैरह निकालते हैं, तो वो एक थोड़ा सा मुझे एक्चुअली वो चीज सब अच्छी नहीं लगती है, मगर वो देखा जाए तो वो एक्चुअली बड़ी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो। और कभी कभी रहता है कि इंडिया का फ्लैग लगा हुआ रहता है पीछे, तो वो बहुत प्राउड फील होता है एक्चुअली देखा जाए तो, कि हम यू लोग। आर अ सेलिब्रिटी मनीष, यू शुड बी यस। प्राउड ऑफ इट। और अभी आपको यूज्ड टू भी होना पड़ेगा सेल्फीज के लिए, ऑटोग्राफ्स के लिए भी। यू डिजर्व इट, यस यस, आपने वो अचीव किया है। और अचीव करना है एक्चुअली। सो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? लाइक आपको क्या लगता है कि अभी भी आपको जो चाहिए वो आपने अचीव कर लिया है, और यू थिंक कि आगे जाके और भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है? देखिए मैम, जैसे है ना, ये गोल्स रहते हैं ना जो हम लोग डिसाइड करते हैं, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है। जब मैं सीखता था तो मेरे गोल्स थे मेरे सीनियर लोग, मुझे उनके जैसा बजाना है। अभी ठीक है, ठीक ठाक बजाने लगा, तो मुझे और थोड़ी सी मेरा गोल चेंज हो गया, मुझे बड़े बड़े शोज में बजाना है। ठीक है, वो वहां तक भी पहुंच गए। अभी गोल हुआ मुझे टीवी पर भी मुझे बजाना है, मुझे रियलिटी शोज करने हैं। वहां तक भी पहुंच गए। तो जो ये गोल्स रहते हैं ना एक्चुअली, बीच में ना जाकिर जी है, जाकिर भाई, उनकी एक बात मैंने सुनी थी, जो गोल रहते हैं ना वो कभी डिसाइड करना एक्चुअली, और वहां तक पहुंचने के बाद वो गोल का कुछ एक्चुअली देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता अपने लिए, क्योंकि वो म्यूजिक ऐसा है कि आप वो डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ तक ही पहुंचना है। वो जहां तक ले जा रहा है वहां तक आपको फ्लो करना ही है, और वो जाना ही है आपको, उतनी मेहनत आपको करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो मुझे और 2 कदम आगे भी निकलना है, ये माइंड में हमेशा हमेशा रहता ही है एक्चुअली देखा जाए तो। इसलिए अभी तो गोल वैसे कुछ नहीं, मगर बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनना है, यही मेरा सपना है, बाकी कुछ नहीं। वैसे आपने मनीष एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बताई कि लाइक जो गोल होते हैं, कई बार हम गोल सेटिंग ही गलत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि 10 साल बाद हमें क्या करना है, पर हम ये नहीं सोचते कि जी, 5 साल बाद हमें क्या करना है। तो जो करना है, एक्चुअली आपने किया, वो स्मॉल गोल्स आपने सेट किए जो आपसे अचीवेबल थे, और आपने अकॉर्डिंगली उस पर मेहनत ली, एंड मेहनत भी दैट्स द की। रीजन व्हाई, वो कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स लिए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव रीच वेयर यू आर राइट नाउ। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जाने अनजाने में समझ नहीं आता है, बट फ्रॉम समझ में। योर पॉइंट, फ्रॉम व्हाट यू स्पोक, अब आई एम श्योर कि व्यूअर्स को अब ये आइडिया भी मिल गई होगी कि बेबी स्टेप्स या बेबी गोल्स जिसे हम कहते हैं,
वो सेट कर ले तो लाइफ काफी इजी हो सकती है. राइट. तो मनीष, एज एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि आपको जब भी आप म्यूजिक प्ले करते हो, आपको किसी चीज का ऑब्लिगेशन होता है? आपको लगता है कि लिमिटेशन है, या कि मुझे ये चीज नहीं करनी, ऐसा कभी फील होता है? देखो अभी क्या होता है ना, गुरुजी कभी कभी ऐसी प्रैक्टिस के लिए जो ऐसी चीजें देते हैं, रचनाएं देते हैं और वो बहुत टफ भी रहती है, क्योंकि अभी उनके हिसाब से उनकी सब रचनाएं रहती है कि थोड़ा सा लयकारी रहता है उसमें, या डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं, और देखा जाए तो स्पीड उस जो उनके माइंड में रहता है उसका वो पैटर्न का स्पीड, वो हम लोग को अचीव करना रहता है. तो कभी कभी देखा जाए तो हम लोग, स्पेशली मैं अभी नर्वस होना छोड़ दिया है मैंने. एक्चुअली पहले होता था कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं हो रहा है वो, क्योंकि मेरे जो सर थे उन्होंने बोला था कि ना कभी नहीं बोलना है, मैं करूंगा ना, ये वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो, मैं करूंगा, मुझसे हो जाएगा ही, मैं करूंगा ही, 100% मैं करूंगा. और आप जो पॉजिटिव आप सोचते हो उसके बारे में, तो ही आप मेंटली भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ. और वो चीज प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते जाते हो, इसी बात है. इसलिए अभी मैंने वो चीज मेरे इंस्ट्रूमेंट या मेरे कुछ ऐसे इसमें तो मैं अभी नर्वस नहीं होता हूँ कभी. आज नहीं आया तो कल ही आ जाएगा. ऐसे. एब्सोल्युटली वेल सेड हाँ. मनीष. सो मनीष, अभी आपको ऐसा, मतलब आपके अभी जितने भी काफी सारे शोज हुए, कि ऐसा कोई एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, या कोई इंटरेस्टिंग या फनी स्टोरी हुई कोई? फनी स्टोरी तो नहीं कुछ याद नहीं एक्चुअली देखा जाए तो. तो चलो आते हैं अभी जो अपने करंट टाइम्स है, अब इस करंट टाइम्स में आते हैं. अभी जैसे कि ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना का ये जो लॉकडाउन एंड ऑल है, तो इस चीज में आपकी लाइफ कैसे, लाइक हाउ इज योर लाइफ एक्चुअली गोइंग ऑन? क्या इस लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो करियर है उसके ऊपर किसी टाइप का अगर इम्पैक्ट हुआ है, ऐसे कुछ? हाउ आर यू मैनेजिंग इट? एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है म्यूजिक फील्ड पे. हाँ, ये सब कोरोना की वजह से सब अभी 2 साल होने को है, सब काम बंद है, सब सब आर्टिस्ट घर पे बैठे हैं. राइट. शूट्स चालू नहीं है, या रियलिटी शो का अभी जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ महाराष्ट्र जाके कर रहे हैं. तो रेगुलर जो शोज रहते थे वो सब बंद हो गए हैं, रिकॉर्डिंग्स बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर ही है रिकॉर्डिंग भी फिलहाल. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा और बहुत गलत इफेक्ट हुआ है इसका एक्चुअली देखा जाए तो. मगर अभी क्या है कि ये हमारे हाथ में तो नहीं है, मगर मेंटली हम लोग स्टेबल कैसे रह सकते हैं, तो ओनली प्रैक्टिस, रियाज करो, अच्छे गाने सुनो, कुछ दोस्तों के साथ बात करो जो अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, थिंक रखते हैं. पर म्यूजिक ये ऐसी बात है कि आपको वो डिप्रेशन है आपका वो पूरा निकाल देता है. और अभी 2 साल होने के बाद, मैं एक्चुअली 2 साल में मैंने सिर्फ यही किया है कि रियाज करो. ये जो एक्चुअली टाइम मिला है प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही अच्छा टाइम मिला है एक्चुअली देखा जाए तो. 2 साल का इसका यूज एक्चुअली बहुत बहुत मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने भी अच्छा यूज किया है उसका. कि देखो एक बार होता ही है कि पैसे के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते देखा जाए तो. काम नहीं है तो घर चलाना है, सब ये बाकी की बातें हैं. तो हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, नहीं यार हो जाएगा, आज नहीं कल चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. मगर जो हम लोग बाकी का डिस्कस करते हैं वो म्यूजिक के बारे में ही करते हैं. यार ये पैटर्न कैसा है, वो पैटर्न कैसा है, ये गाने में क्या बजाया है, वो कैसा है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो हमारा भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, और उसमें बातें करते करते कितना टाइम निकल जाता है, रियाज करते वक्त हमारा कितना टाइम निकल जाता है वो पता नहीं चलता एक्चुअली देखा जाए तो. अच्छे गाने सुनो, बस ऐसे ही टाइप सब टाइम निकला है और आगे भी निकलेगा. So do you think like listening to music, it will actually help people stay motivated या positive in this corona times? एक्चुअली यस. देखा जाए तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं आपको कभी कभी. देखो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स के पास मैं कभी कभी जाता था, तो उनके डिस्पेंसरी में गाने चालू रहते थे, या कुछ क्लासिकल म्यूजिक चालू रहता था, या पुराने सॉन्ग्स चालू रहते. क्योंकि गाना या म्यूजिक ये ऐसी चीज है कि आपको हर माहौल से बाहर निकल सकता है. आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी डिप्रेस हो, ये सब आपको ये सब माहौल से निकालने का काम म्यूजिक ही कर सकता है. Very म्यूजिक के correct. सिवा और कोई दवाई या कोई मेडिसिन ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो. राइट मनीष. तो मनीष, अभी अभी जैसे कि आपने कहा कि लाइक आपके गुरु थे, तो क्या आप कभी किसी के गुरु रहे हो? हैव यू मेंटर्ड एनीवन? हैव यू ट्रेन्ड एनीवन? जी पहले एक्चुअली मैं सिखाता था, मैं बहुत सालों पहले सिखाता था एक्चुअली देखा जाए तो. पर मेरे पास जो सीखते थे वो अच्छे
ट्रेंड हो चुके हैं और वो अभी अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं। ओह तो सुपर। एक्चुअली मैं, हाँ, तो मुझे जैसे ट्रेनिंग मिली है वैसे मैंने ट्रेनिंग उनको भी दी है। तो फिर बाद में थोड़ा सा मैं, मेरे शेड्यूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सकता था, तो एक्चुअली मैंने क्लास लेना बंद किया था, गैप दिया था। ओके। हम्म। सो मनीष, अभी जब आपके मतलब मैं जब आपके सारे प्रोफाइल ये सब देख रही थी, यू ऑफन सीन प्लेइंग तबला, ढोलक एंड ढोलकी, तो क्या आप मेरे जी, ऑडियंस के लिए कुछ प्ले कर सकते हैं ढोलक एंड ढोलकी के ऊपर? जरूर। Oh my God, Manish, it was an electric performance. मैं थैंक यू। पूरा देख रही थी, आपके हैंड मूवमेंट्स कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। They were so fast, really amazing. I mean, that was wonderful, Manish. मतलब अभी तो आप सामने है नहीं, मैं दूर से ताली बजा देती हूँ। एक्चुअली समझ आ रहा है that how difficult, मतलब देखकर ही समझ आ रहा है कि जितने स्पीड में आपने उसे प्ले किया है, that speed was actually not getting captured in the camera. So it was like एकदम लेवल अबव है वो, नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर का लेवल है वो। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। सो मनीष, अभी थोड़ी और बात करते हैं ढोलक एंड ढोलकी के ऊपर। जी तो अभी जो आपने जी। प्ले किया वो क्या था? वाज इट अ ढोलक और अ ढोलकी? सॉरी, मैं ढोलकी, अपनी, ये ढोलकी है। हाँ। अच्छा ये ढोलकी है। एंड व्हाट जी। अबाउट ढोलक? ढोलक हाउ डिफरेंट इट लुक्स? देखा जाए तो ढोलकी बजती है स्पेशली मराठी सॉन्ग्स में, लावणी अच्छा में या फोक सॉन्ग में, गोंधड़ वगैरह ऐसे ऐसे सॉन्ग में ला ढोलकी का यूज किया जाता है। अच्छा मगर देखा जाए तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ढोलकी का यूज बहुत बार किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे गानों में ढोलकी यूज की है। मगर आपको नहीं लगेगा कि ये ढोलकी प्ले हो रही है, वो उन्होंने जो अच्छा। बजाई है वो स्टाइल से, हाँ, वो साउंड उन्होंने जो क्रिएट किया है वो माइंड ब्लोइंग है जो देखा जाए तो। ओके, तो ढोलक जो दोनों, हाँ हाँ प्लीज और ढोलक जो पर्टिकुलर है वो कि प्रॉपर हिंदी सॉन्ग्स या भोजपुरी सॉन्ग्स में देखा जाए तो
मीन्स अब देखो तो खैकी पान बनारस वाला, ये पूरा प्योर ढोलक बजा हुआ है, अच्छा अच्छा, भोजपुरी राइट स्टाइल का। हाँ, राइट राइट। अभी के भी सॉन्ग्स देख लो, 90s के बहुत सारे सॉन्ग्स है, पुराने गाने बहुत है ढोलक के, ऐसे है सब। तो इसलिए ढोलक और ढोलकी का डिफरेंशिएट देखना चाहे तो, ढोलकी को, ये जो हम लोग उसको चाटी बोलते हैं, ये जो ये साइड है उधर, इसमें वहाँ पे शाही रहती है। शाही मीन्स तबले के ऊपर जैसा जो शाही का जो लेयर रहता है साउंड के लिए, जो आस जो निकलती है उसके लिए। हम्म। मगर ढोलक जो रहता है वो ढोलक को ये साइड में पूरा प्लेन रहता है। अच्छा। ढोलक को वो सस्टेन साउंड नहीं रहता है, जो ये इसका जो सस्टेन साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो ढोलक का नहीं आएगा। ढोलक थोड़ा राइट। म्यूट बजता है। ये दोनों का डिफरेंशिएट है, देखा जाए तो। तो अगर समझो, अगर कोई ढोलक प्ले कर रहा है, कोई ढोलक सीख हम्म, रहा है, तो क्या जी। ढोलकी सीखना भी कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है? नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है कि आप ढोलक सीख रहे हो इसका मतलब है कि आपको ढोलकी भी सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ढोलक का बाज अलग है, ढोलकी का बाज अलग है। सो ये कितना ऐसा। मुश्किल है सीखना, लाइक ढोलक एंड ढोलकी को कितना मुश्किल है सीखना? आपको कितने साल लगे इसे मास्टरी करने के लिए? देखो अभी मास्टरी तो बाकी है देखा जाए तो, मगर यू आर नॉट लेस देन अ मास्टर मनीष, आपने ये नहीं नहीं नहीं। सीरियसली, आप, मैं अभी कैमरा में देख रही थी, आपके हम्म, हैंड मूवमेंट्स कैप्चर नहीं हो रहे थे। अगर इसे नहीं मास्टरी नहीं ना ये है तो और क्या कहे। नहीं नहीं ये बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो कैसे है ना कि अगर रिदम का जो, अगर आप देखने जाए तबला ढोलक ढोलकी या पखावज कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, मगर ये सबका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है तबला। अच्छा। अगर आप पहला आपका जो बेसिक तैयारी, अगर आपको बेसिक नॉलेज तबले का अगर हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट सीखने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आती, देखने जाए तो। ओके। आपको क्योंकि तबला पूरा पूरा समाया हुआ है तबला। तबला में मैथ्स है, तबला में सब जो ये जो इधर जो बजता है वो ढोलक पे बजता है, वो सब तबला में भी बजता है, देखने जाए तो। ओके। ओ। हाँ, और तबला, तबले के जो बोल रहते हैं, ये बोल तो कॉमन ही रहती है, ढोलकी के बोल ढोलक के बोल, मगर बजाने की स्टाइल अलग है। अगर आपको एक बार तबले का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, तो आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट सीखने में थोड़ी सी कठिनाई जो रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा मेरा ख्याल है और बहुत जनों का यही ख्याल है। अच्छा। अच्छे अच्छे ड्रमर्स भी तबले का नॉलेज लेते हैं, क्यों लेते हैं? ओ। मगर तबले का जो मैथ्स है वो बहुत ही अलग है। ये जो जो मैथ्स है वो ढोलक में नहीं बजता, वो ढोलकी में नहीं बजता। ओके। मगर हमने अगर देखा जाए तो कुछ कुछ अभी उस्ताद लोग हैं, जैसे नवीन शर्मा है, वो अल्लाह रखा जी के स्टूडेंट है, एक्चुअली देखा जाए तो शागिर्द है। वो तबला सीखे हैं उनके पास, मगर तबला जो तबले के जो बोल रहे, तबले के जो पढ़ंत है, पेशकार है, के कुछ टुकड़े मुकड़े जो है, चक्रधार है, वो सब वो ढोलक पे बजाते हैं। मगर वो ढोलक पे बजाते हैं, वो ढोलक के स्टाइल से बजाते हैं, उन्होंने वो क्रिएट किया हुआ है। मगर वो उनको ढोलक के वो जो क्रिएट करना है वो तभी आसान हुआ जब उन्होंने तबला पूरा वो सीखा हुआ था उनके पास इतने सालों से। इसलिए वो उनको बहुत ही इजी पड़ा वो, देखने जाए तो कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब अगर जिसे तबला आ जाए उसे हम्म, ढोलक ढोलकी इवन ड्रम अगर प्ले करना हो तो वो भी इजीली कर सकता है, राइट? जी जी। तो क्योंकि अभी, आपको हाँ, टेक्निक, हाँ, का जो रिदम का जो टेक्निक है और जो सब देखने जाए तो मेन पार्ट है तबला। जो अपन मराठीत बोलतो ना, मूळ काय आहे तर तबला आहे। राइट राइट। हाँ, वैसे ही बात है एक्चुअली, रिदम सेक्शन का जो मेन गुरु है वो तबला है। हाँ, एक्सेलेंट इंफॉर्मेशन मनीष। हम्म, तो फिर अभी आप जब ढोल या ढोलकी दोनों को, आपको जब उसे हम्म, प्ले करना होता है, आप हम्म, किस मतलब कौन से कंफर्टेबल वे में आप उसे प्ले करते हो? लाइक आप उसे अपने लैप में लेकर प्ले करते हो, या जैसे आपने अपने राइट नाउ प्ले किया कि आपने उसे जमीन पर ऐसे रखा एंड यू प्लेड? जी। तो आपका अ, आपका स्टाइल क्या है? देखो कभी ढोलक जो रहता है वो, ढोलक जो रहता है वो ऐसे गोद में लेके आपको बजाना है, वो ही एक्चुअल साउंड टेक्निक है ढोलक बजाने की। मगर अच्छा। ढोलकी भी आप वैसे ही गोद में लेके बजा सकते हो। ऐसी कोई ये नहीं, पाबंदी नहीं है कि वो नीचे रख के बजाना है या ऐसा कुछ नहीं ओके। है। बड़े बड़े कासब लोग तो गोद में लेके ढोलकी बजा प्ले करते हैं। राइट। तो मनीषा, अभी जब बात ढोलक एंड ढोलकी की हो ही रही है, तो चलिए बात करते हैं आपके अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में, जो नेक्स्ट वीक ओके। 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो आप बता सकते जी। हैं कि उस वर्कशॉप में मतलब क्या है, उसके कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? व्हाट इज इट दैट माय व्यूअर्स और ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? उससे उनको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं? कैन दे डायरेक्टली कनेक्ट विथ यू टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये वर्कशॉप क्या है, ढोलक क्या है, ढोलकी क्या है? कैन दे कनेक्ट विथ यू डायरेक्टली? उसका कोई एज क्राइटेरिया ऐसा है कि लाइक इतने उम्र से लेकर इतने उम्र तक ही होना चाहिए? कोई रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अभी समझो अगर मुझे जाना है, मुझे आपसे वो वर्कशॉप लेना है ढोलक या ढोलकी का,
तो मेरे पास वो ढोलक एंड ढोलकी होना जरूरी है क्या, या आई कैन जस्ट अटेंड दैट ऑनलाइन वर्कशॉप एंड आई कैन लाइक मैं उससे कुछ सुनकर कुछ इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ क्या? इसके ऊपर आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? जी जरूर। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखी जाए तो इंस्ट्रूमेंट होना वर्कशॉप के लिए तो जरूरी रहता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, पैटर्न या बोल कैसे बजने चाहिए, मैं प्ले कर रहा हूँ वो आपको भी प्ले करना है मेरे साथ, इसलिए तो इंस्ट्रूमेंट तो जरूरी है ही अगर देखा जाए तो। और वर्कशॉप में एक्चुअली क्या है कि ना कि हम लोग सब सीखते हैं, सब अच्छे अच्छे गुरु के पास सीखते हैं, अपने अपने तरीके से रियाज करते हैं जैसे उन्होंने बताया है, मगर कभी कभी ना हम लोग गलत रियाज करते हैं और क्या होता है कि उससे उससे आपकी फिंगरिंग एक्चुअली गलत होती है। फिंगरिंग गलत हो जाने से, फिंगरिंग मीन्स जो आप हाथ रखते हो इंस्ट्रूमेंट पे बजाने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट पे जो रखना चाहिए एक्चुअल जो स्टाइल रहता है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उससे आपकी देखा जाए तो निकास, आपका स्पीड और बाकी की सारी सब चीजें हैं, आप कैसे उसको बजाते वक्त एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें ना हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते इन सब चीजों के ऊपर कि गुरु जी ने, हाँ ठीक है मेरे सर ने अभी मुझे लेसन दिया है, अभी आपको मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बोल के दिखा रहा हूँ आपको। समझो एक कायदा दिया है बेसिक का, धा तिटे धा तिटे धा धा तिटे धागा तीना गिना ता तिटे धा धा तिटे धागा धीना गिना। अभी ये मैंने भी अभी आपको जो बोल के आपको मैं पढ़ंत किया, इसको पढ़ंत करना बोलते, जो मैंने आपको बोल के अभी दिखाया, मगर इसमें भी एक गमक है। गमक मीन्स एक स्टाइल है बोलने का। अभी अभी समझो आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, समझो मैं मेरे मम्मी को बोल रहा हूँ मुझे भूख लगी मुझे खाना दो, ये बात करना मम्मी भूख लगी खाना दो ना, और ये बात करना एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं ना इसमें। वैसे ही बात रहती है कि हर बोल में अभी मैंने जो बोल आपको बोल के दिखाया, धाती धाती धा धाती धा गति ना किना ताती ताती धा धाती धा गति ना गिना, ये प्लेन है हाँ। अगर उसमें आप एक्सप्रेशन डालोगे, ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है सुनने को, और वैसे आप अगर बजाओगे, आप प्ले करोगे तो वो अट्रैक्टिव बजता भी है, उस गमक के साथ सुनने में भी मिठास आ जाती है, और परफेक्शन जो बोलते हैं उसको वो ये है। राइट। हम लोग अभी रियाज करने में अभी वही सब चीजें बताऊंगा कि अगर आपको बड़ी मात्रा में, अगर समझो पूरा आवर्तन हम लोग बोलते हैं उसका अगर एक बोल दिया है तो आधा हिस्सा उसका करो, आधे का आधा हिस्सा करो, उसमें वो हिस्सा करके अभी धाती धागा तीना गिना, ये आधा हिस्सा हो गया, मगर उसका भी आधा हिस्सा कर लो, धाती धा, हाँ ये उसका आधा हिस्सा हो गया, आधे का भी आधा हो गया। प्रैक्टिस करते वक्त यही करना है एक्चुअली देखा जाए तो, कि उसका डिवीजन, उसका इतना आप कर सकते हो उतना करो, और वो हर एक बोल का प्रैक्टिस करो। एक शब्द जो रहते हैं, एक बोल रहते हैं, धातीट, एक एक उसका अगर आप उसके निकास अगर निकालने जाओगे तो ही आपका उसका स्पीड बढ़ेगा, आपके वो सब हाथ में बैठ सकते हैं, आप उसको पिकअप कर सकते हो। ये सब चीजें है एक्चुअली रियाज की, वो हम अभी 5 तारीख को सबको देख लेंगे अभी कैसा होता है वो। सो आपका ये कितने दिनों का सिखाएंगे। वर्कशॉप है, और कितने लोग उसमें आपने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो उसमें एनरोल कर सकते हैं, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या रखा आपने? अभी देखो ये 5 से 10 तक है, मीन्स 5 दिनों का वर्कशॉप है ये, और एक बैच में 15 के ऊपर तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा समझने भी और सब दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैक्स टू मैक्स 50 लोग एक बैच में रहेंगे, और एक 1 आवर का ये सेशन रहेगा। ओके, तो ये डेली 1 आवर का सेशन रहेगा। जी। अब जरा आपको एक विकेड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग यू जी दैट। नहीं मतलब ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि लाइक अभी जैसे कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मेरे जैसे और भी कई सारे पेरेंट्स होंगे जिनके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक अभी जैसे कि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में वैसे ही बच्चे अभी सब ऑनलाइन स्कूल ही चल रहा है, तो हमें काफी बराबर। डिफिकल्टीज आती है कि लाइक कई बार ऐसे कुछ थियोरीज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते, फिर वो पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड जैसे वो आ जाता है, प्रेशर आ जाता है जी पेरेंट्स के ऊपर। तो वैसे अभी आपका वर्कशॉप भी ऑनलाइन है, तो जी। हाउ विल यू इंश्योर कि इस ऑनलाइन वर्कशॉप में जो आपको अभी आपको जैसे कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिली है, आपको एक पर्सनल ट्रेनिंग मिली है, तो जी वही सेम चीज इस ऑनलाइन वर्कशॉप में भी होगी? आप ऐसा करने के लिए क्या इंश्योर करोगे? हाउ विल यू इंश्योर कि लाइक ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप होगी वो इक्विवेलेंट होगी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए? क्या इसके ऊपर आप कुछ ऐसे बता सकते हैं? क्योंकि जहां तक जी मैंने जी। अभी जो आपसे मैंने समझा है दैट लर्निंग म्यूजिक
म्यूजिक इज लाइक एन ओशन, मतलब उसमें कॉर्ड्स होते जी हैं, रिदम होता है, जी साउंड्स होता है। क्या ये ऑनलाइन वर्कशॉप में इजीली सामने वाला समझ पाएगा? लाइक इसमें आप कैसे प्लान कर रहे हो? जी। अभी देखो, ये कैसा है ना, ये 5 दिन का रियाज के लिए वर्कशॉप है ये। और इसमें रियाज समझना है कि रियाज कैसे किया जाता है। सब उसके जो छोटी छोटी टेक्निक्स रहती है वो मैं थोड़ा डिटेलिंग उसका सब करूंगा मैं उसमें। और वो 5 दिन के बाद हम लोग 15 तारीख से कांदिवली में ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली म्यूजिकल मीन्स सब 6 स्ट्रिंग्स करके हमारा एकेडमी है वेस्टर्न म्यूजिक की। तो वहाँ पे एक्चुअली अभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी परकशन सब चालू करेंगे वहाँ पे सिखाने के लिए। तो ओह वाओ, फेस वंडरफुल। फेस टू फेस में बच्चे लोग को या किसी एक्चुअली म्यूजिक देखने जाए तो किसी देखिए पर्टिकुलर एज लिमिट तो उसमें है ही नहीं देखा जाए तो 7 साल के बच्चे से 60 साल के बूढ़े दादाजी तक हम सीख सकते हैं और सीखते भी राइट, एक्चुअली देखा जाए राइट, राइट। तो। हाँ, और तो मेरे उसमें ख्याल कोई से ये नहीं है सीखना कि भी हाँ। चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जी टाइम है ना पेंडेमिक का, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि म्यूजिक जो होता हम्म, है ना वो स्ट्रेस रिलीवर होता है। और ये जैसे जी कि आपने भी कहा कि ये परफेक्ट टाइम है फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। हम अपनी कोई भी ये जो बोलते हैं ना एक हिडन कला, हिडन जो अपना जो पोटेंशियल होता बराबर है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए ये टाइम एक्चुअली बहुत जरूरी है। तो जो वर्कशॉप को बराबर। आप जो कह रहे हैं कि लाइक बच्चों से लेके 60 साल तक भी कर सकते हैं, आई थिंक ऐसा करना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज इट विल कीप जी पीपल मोटिवेटेड और उन्हें एक गोल भी मिलेगा क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, तो सीखना यू नो इट विल हेल्प देम एक्चुअली। एक्चुअली देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मैं सब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ रिदम के बारे में या तबला ढोलक ढोलकी के बारे में। आपको आप इंटरेस्टेड हो गिटार, आप गिटार सीख सकते हो। ड्रम चाहे ड्रम सीख सकते हो, कीबोर्ड चाहे कीबोर्ड सकते हो। वोकल आपको सीखना है, वोकल सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पाबंदी नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो आप म्यूजिक में कुछ ना कुछ सीखो जिससे राइट, आपको राइट। जो अभी देखना जाए तो अभी हम लोग बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल सबकी ही बढ़ चुकी है देखा जाए तो सब और सब मामले में। तो एक्चुअली ये यही हाल है कि आप कुछ ना कुछ म्यूजिक का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज लो और खुद के लिए लो। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप प्रोफेशनल उसमें कुछ आप वर्क करो या प्रोफेशन के लिए आप ये चूज करो। अगर किया तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर साइड बाय साइड अपने खुशी के लिए या कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट आना जरूरी है। और देख लो कि ये रियाज सेशन जो है, ये एक्चुअली रियाज सेशन क्यों रखा है मैंने कि बच्चों में या हम सब में रियाज के प्रति जो लगाव है, जो हम लोग इंटरेस्ट लेके करना चाहिए रियाज। ऐसा नहीं है कि गुरु बोल रहे हैं इसलिए हम लोग बैठ के इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे या प्रैक्टिस कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। आपको भी इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। इसलिए ही वो रियाज सेशन रखा है क्योंकि वो आपको उसका जो मेन पॉइंट है ये रियाज कैसे होना चाहिए वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। इसकी वजह से मुझे 100% मैं श्योर हूँ आपको इसके प्रति जो लगाव है रियाज के प्रति वो आपकी 101% बढ़ेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ। ये जो मुझे मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया कि रियाज कैसे करना चाहिए, उसकी खूबियाँ क्या है और कैसे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए और क्या उसमें पॉइंट्स रहते हैं कि बाबा ये ऐसा इतना ही प्रेशर से ये बजना चाहिए, ये इसका निकास इतना है, इसका गमक क्या है करना आना चाहिए, इसका ठहराव क्या है ठेके का, ये सब खूबियां रहती है। प्लेन सब सब ही बजाते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मम्मी को बोल रहे हो आप खाना दो, और ये दोनों अगर देखा जाए तो ऐसे ही है कि ये जो टेक्निक्स है मैं जो सिखाऊंगा उस रियाज में, तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा आपके लाइफ में और आपके प्लेइंग में इसका इफेक्ट जल्दी होगा और अच्छा ही होगा। और इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे क्योंकि अभी देखो ये तो 5 दिन का ही है जो अभी रिया सेशन है वो। इसके लिए अभी जो 6 स्ट्रिंग्स करके हमारा वेस्टर्न एकेडमी है कांदिवली में, तो अभी वहाँ पे हम लोग पहले तो सिर्फ ड्रम्स सिखाते थे, गिटार, बेस गिटार, वेस्टर्न वोकल, कीबोर्ड्स, और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ट्रिनिटी ग्रेड की है। मीन्स वहाँ पे आपको ग्रेड मिलेंगे, ये सब ट्रिनिटी लंदन यूनिवर्सिटी के। ओह तो वाओ। उस हिसाब, हाँ वो उस हिसाब से आपको वो तैयार किया जाएगा वहाँ पे। और जो ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रिदम सेक्शन में जो तबला, तबले का जो सर्टिफाइड रहता है वो गांधर्व महाविद्यालय करके है पूरे इंडिया का, वो उसके एग्जाम्स रहती है। मीन्स विशारद तक, ग्रेजुएशन तक तबले का, वो उसकी भी आपको डिग्री आपको वहाँ पे ले सकते हो। उसकी सब सिलेबस आपको सिखाया जाएगा। और ढोलकी ढोलक का जो प्रोग्रेशन है, मीन्स बॉलीवुड स्टाइल कैसे बजता है और जो पारंपरिक स्टाइल जो रहती है, मीन्स उसका मेन जो देखा जाए मेन पैटर्न्स कैसे बजते हैं उसमें, या ढोलक ढोलकी की खूबियाँ क्या है, वो सब हम लोग वहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो आप
जरूर ये सीखने के लिए आ जाइए और इसका लाभ उठाइए। और This is wonderful, Manish. In fact, all the very best for this particular endeavor of yours, क्योंकि I'm sure कि यस सर। जैसे आपने explain किया कि after 5-day workshop क्या expect करना है, ये चीज actually मतलब it is going to motivate people to join your workshop, क्योंकि ये 5 days में कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उनको बेसिक नॉलेज उन्हें डेफिनेटली मिलेगा ढोलक एंड ढोलकी का। एंड जैसे कि आपने जी कहा कि अभी आगे जाके आपका कोलैबोरेशन है 6 strings के साथ, जी तो वहां पर जी उनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सब भी मिल सकते हैं। सो इवन दिस इज लाइक जी वंडरफुल। एक तरीके से आपका जो वर्कशॉप है ये एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा मेरे जी व्यूअर्स एंड ऑडियंस के लिए भी, टू रीच आउट टू ग्रेटर हाइट्स आगे जाके, जैसे कि आपने पूरा जी एक्सप्लेन किया वैसे। सो ऑल द वेरी राइट। बेस्ट फॉर दैट, मनीष। थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स 6 strings के बारे में बताने के लिए भी। लेट्स जी सी, जी जी अगर हो सका तो शायद मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट शायद मैं उनके साथ ले लूं, हु नोस। जरूर जरूर लीजिए। तो चलिए मनीषा, अभी चलते हैं ऑडियंस के कुछ और क्वेश्चंस के लेकर। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक पिछला क्वेश्चन था दैट वाज एज अ पेरेंट, तो अभी ये जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये एक पेरेंट ने ही पूछा है अपने बच्चे के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है इट इज विद रिगार्ड्स टू कि अगर हमारे बच्चे को किसी म्यूजिक क्लास के लिए एनरोल करना है, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा विद रिगार्ड्स टू म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके फॉर एग्जाम्पल उसे जी प्लान कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना होता है, जैसे कि हर दिन इतनी फ्रीक्वेंसी में उनको प्रैक्टिस करानी ही करानी है। अगर हमें उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना है, जैसे कि गिटार हो गया या ढोलक ढोलकी हो गया या तबला हो गया या ड्रम हो गया, जी तो ऐसे बेस्ट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट हमें कहाँ से मिल सकते हैं? हम इन चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी क्वालिटी है? हमें अगर बजट प्लान करना है कि इस पर्टिकुलर म्यूजिक के लिए हमें इतना शायद हमें खर्च करना होगा, तो वो बजट हमें कैसे पता चलेगा? हम उस बजट के लिए प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? फिर अभी अभी आपके बारे में तो पता ही है, लाइक यू हैव प्रूवन दैट यू आर अ मास्टर, यू आर अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन। हाउ टू रियली नो कि वो भी एक्चुअली अच्छे हैं, वो उतने ही जेन्युइन है? अबाउट यू आई एम 100% श्योर कि अगर मैं अपने बेटे को आपसे, अगर आप उसके गुरु रहोगे, तो यू विल डेफिनेटली टेक हिम टू अ नेक्स्ट लेवल। पर अब जैसे कि कोई और है, तो वो कैसे चेक करे कि वो बंदा जेन्युइन है या मतलब सच में टैलेंटेड है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम एज अ पेरेंट अपने दिमाग में रख सकते हैं? पर इस सवाल का जवाब मैं आपसे आज नहीं, अपने पार्ट 2 में पूछूंगी। सो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑडियंस, स्टे ट्यून्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर आप अपने आप के लिए या आपके बच्चों के लिए सोच रहे हो कि आगे जाके अगर वो म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो उनके इस हिडन टैलेंट को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे शार्पन करना है, कैसे फाइन ट्यून करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय पार्ट 2 पॉडकास्ट। और मनीष, आपसे बातें होती रहेंगी, सो स्टे कनेक्टेड, विल स्पीक सून।